हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल करियर प्लेनेट। हमारे चैनल पे फिजिक्स में हम आज डिस्कस कर रहे हैं रे ऑप्टिक्स के प्रीवियस ईयर्स के नीट एआईपीएमटी के क्वेश्चंस। तो हम स्टार्ट करेंगे 2006 से 2020 तक। टोटल 60 क्वेश्चंस का स्लॉट है। 15-15 क्वेश्चन के 4 पार्ट में हम इसको कंप्लीट करेंगे। तो फर्स्ट 15 क्वेश्चन का जो पार्ट है, पार्ट 1 स्टार्ट करते हैं, कंटिन्यू करते हैं आज। चलिए, तो रे ऑप्टिक्स, जैसे आपने देखा कि रे ऑप्टिक्स एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आप देखो 6 से लेकर, इसमें आप देखो 6 से लेकर 20 तक अप्रॉक्सीमेटली आप क्वेश्चन देखोगे तो 55 से 60 क्वेश्चन नीट के एआईपीएमटी के आपको मिलेंगे। तो आप समझ सकते हैं चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट है और बहुत सारे न्यूमेरिकल्स रे ऑप्टिक्स में से नीट के एग्जाम में आते हैं। सो स्टार्ट करते हैं। देखो, जैसे पहला क्वेश्चन है, अ माइक्रोस्कोप इज फोकस्ड ऑन अ मार्क ऑन अ पीस ऑफ पेपर दैट अ ग्लास स्लैब of thickness 3 cm and refractive index 1.5 is placed over the mark। क्वेश्चन रीड करने के बाद आपको समझ में आ रहा है ये क्वेश्चन है आपका रियल एंड एपरेंट डेप्थ का, ठीक है। क्योंकि आपको पता है पेपर मार्क, जो पेपर है, पेपर पे एक मार्क है, इस मार्क के ऊपर एक स्लैब रखी हुई है, ग्लास की स्लैब है। तो स्लैब की थिकनेस 3 सेंटीमीटर है, राइट, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका 1.5 है। हाउ शुड द माइक्रोस्कोप बी मूव टू गेट द मार्क इन फोकस अगेन। अगर माइक्रोस्कोप को देखें, जो माइक्रोस्कोप यहां पर लगा रखा है आपने, जो भी माइक्रोस्कोप यहां पे यूज कर रहे हैं हम, उस तरह से आएगा। ये माइक्रोस्कोप हम यूज कर रहे हैं यहां पर, ठीक है। तो माइक्रोस्कोप का जो लेंस है फोकस कर रहा है, तो विदाउट स्लैब तो फोकस कर रहा था यहां पर। जब आपने स्लैब का यूज किया तो ये कहां फोकस करेगा, ये आपसे पूछा है, राइट। तो उसकी रियल डेप्थ जो है डी, वो है 3 सेंटीमीटर। एपरेंट डेप्थ निकालनी है, डी डैश, मतलब ये कहां एपियर होगा। तो एपरेंट डेप्थ का फॉर्मूला होता है डी अपॉन, फॉर्मूला लिख दूं पहले मैं, ये फॉर्मूला होता है डी अपॉन म्यू। और म्यू होता है किसका, किसके रेस्पेक्ट में। म्यू है ऑब्जेक्ट का, ऑब्जेक्ट कहां रखा हुआ है उसका, उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और व्यूअर कहां पर प्रेजेंट है उसके रेस्पेक्ट में। व्यूअर मतलब ऑब्जर्वर या देखने वाला। तो देखने वाला कौन से मीडियम में है और ऑब्जेक्ट कौन से मीडियम में है। तो जिस मीडियम में ऑब्जेक्ट होगा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंगे, और जिस मीडियम में ऑब्जर्वर है उसके रेस्पेक्ट में। तो यहां तो ऑब्जर्वर मतलब माइक्रोस्कोप है, तो ये एयर में ही है, तो हमें यहां पर सिंपल इसी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेना है। तो फॉर्मूला होगा डी बाय म्यू, और म्यू आएगा ग्लास का। तो डी डैश की वैल्यू हम निकालें अगर, तो ये आएगा डी की वैल्यू 3 और म्यू की वैल्यू है 3/2। 1.5 मतलब 3/2 होता है, 3 से 3 कैंसिल होगा, तो डी डैश की वैल्यू आ गई 2 सेंटीमीटर। अब ध्यान रखें ये एपरेंट डेप्थ है 2 सेंटीमीटर, आपका ध्यान रखें 2 सेंटीमीटर आंसर नहीं है, ये एपरेंट डेप्थ है। एक्चुअल डेप्थ इसकी 3 है। तो अब ये कहां पे अपीयर होगा आपको, ये जो कॉइन है आपका, ये कॉइन अपीयर होगा 2 सेंटीमीटर पे, मतलब इस सरफेस से 2 सेंटीमीटर पे अपीयर होगा। तो ये कॉइन यहां पर, कॉइन कह लें या मार्क जो भी दिया है, प्लेस्ड ओवर द कॉइन भी आता है, मार्क भी आता है। तो ये जो मार्क आपका, मार्क जो था आपका, ये पहले कहां था, ये था आपका 3 सेंटीमीटर पे। अब ये मार्क कहां है, अब ये मार्क मिलेगा आपको कहां पर मिलेगा, 2 सेंटीमीटर पे। सो ये जो डेप्थ आई आपकी एपरेंट डेप्थ, ये 2 सेंटीमीटर की है। ये एपरेंट डेप्थ कितनी है, 2 सेंटीमीटर की, ठीक है। तो माइक्रोस्कोप पहले फोकस कर रहा था 3 पर। माइक्रोस्कोप जो था वो पहले फोकस कर रहा था 3 सेंटीमीटर पे। ये जो एपरेंट डेप्थ है इसकी, पहले फोकस कर रहा था 3 सेंटीमीटर पे। अब माइक्रोस्कोप फोकस करेगा कितने पर, 2 सेंटीमीटर पे। तो आप बताओ माइक्रोस्कोप का फोकस कितना शिफ्ट हुआ। आपसे क्या पूछा, ध्यान रखें, हाउ शुड द माइक्रोस्कोप बी मूव्ड, माइक्रोस्कोप कितना मूव करें टू गेट द मार्क इन फोकस अगेन। पहले फोकस कर रहा था 3 पे, अब फोकस करेगा 2 पर। तो माइक्रोस्कोप को कितना शिफ्ट करना पड़ेगा। तो शिफ्टिंग जो मिलती है आपको, शिफ्टिंग जो मिली आपको इसमें, वो ये वाली, ये आएगी शिफ्टिंग। तो माइक्रोस्कोप पहले इस पे यहां फोकस कर रहा था, अब यहां फोकस करेगा। तो माइक्रोस्कोप की शिफ्टिंग कितनी मिली, वो है 1 सेंटीमीटर। कहां पे शिफ्ट किया माइक्रोस्कोप को, 1 सेंटीमीटर, क्योंकि माइक्रोस्कोप अब यहां की जगह यहां फोकस करेगा। तो इस जगह की जगह इस जगह फोकस करेगा, मतलब माइक्रोस्कोप को शिफ्ट करना पड़ेगा ऊपर की तरफ, कितना, 1 सेंटीमीटर। तो करेक्ट आंसर आएगा इसका 1 सेंटीमीटर अपवर्ड्स। क्लियर। तो ये था पहला क्वेश्चन हमारा, एआईपीएमटी 2006 में आया था ये रे ऑप्टिक्स का। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखो, ये भी 6 में आया कंटिन्यू। तो
6 में एक और क्वेश्चन आया था, देखो कॉन्वेक्स लेंस एंड कॉन्केव लेंस, दोनों लेंस है हैविंग सेम फोकल लेंथ 25 सेंटीमीटर आर पुट इन कॉन्टेक्ट टू फॉर्म अ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज। अब आपको समझ में आता है कि ये जो न्यूमेरिकल है ये कॉम्बिनेशन का है, और कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला आपको पता है 1/f इक्वल्स टू होता है 1/f1 प्लस 1/f2, ये आपने पढ़ा है कॉम्बिनेशन में। पावर की बात करें तो P इक्वल्स टू होता है P1 प्लस P2, राइट। सो हमें यहाँ पे फोकल लेंथ गिवन है, तो हम फोकल लेंथ पहले इक्वलेंट फोकल लेंथ निकालते हैं। पावर नहीं निकालेंगे, हमें पूछा हमें पावर है, बट पावर से पहले हम इक्वलेंट फोकल लेंथ निकाल लेते हैं। तो हमें पता है दोनों लेंसेज की फोकल लेंथ क्या है, 25 है, इक्वल लेंथ है, तो इक्वल फोकल लेंथ है। तो पहला लेंस कॉन्वेक्स है, कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ होती है +25, और दूसरा लेंस जो है वो है कॉन्केव लेंस, उसकी फोकल लेंथ होती है -25। तो यहां पर अगर आप देखो तो 1/f की वैल्यू आपको मिलती है 0, ठीक है। तो 1/f अगर 0 हुआ तो 1/f 0 हुआ तो फोकल लेंथ तो इनफाइनाइट हुई, बट पावर क्या होती है, पावर तो 1/f होती है, तो पावर क्या हो जाएगी, इसकी पावर हो जाएगी 0। सो करेक्ट आंसर है इसका 4th। क्लियर, पावर पूछी थी, फोकल लेंथ नहीं पूछी है, फोकल लेंथ पूछते तो इनफाइनाइट, पावर पूछी है तो 0। कंफ्यूज ना होना, ध्यान से देखना, पावर पूछी है आपसे डायोप्टर में, तो यहां पर तो 0 पावर आ रही है। दोनों लेंसेज इक्वल हैं, एक दूसरे का इफेक्ट कैंसिल कर देते हैं, एक दूसरे की पावर को कैंसिल कर देते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन एम्स 2006 का, एम्स 2006 का क्वेश्चन है, लेंस इज मेड ऑफ फ्लिंट ग्लास, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5, व्हेन द लेंस इमर्ज्ड इन लिक्विड ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 द फोकल लेंथ। अब ये क्वेश्चन कैसा है, देखो हमें यहाँ पे दिया है एक लेंस, जिसे लेंस को हम डिप कर दिया कहां पर, लिक्विड ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.25 में। एयर की जगह आपने क्या कर दिया, इसको किसी ऐसे लिक्विड में डिप कर दिया जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.25 है, तो फाइंड द फोकल लेंथ। अब ये ऑप्शन भी आप देखोगे तो ऑप्शन आप देखो इंक्रीज टू अ फैक्टर ऑफ 1.25, इंक्रीज और डिक्रीज की बात कर रहा है और फैक्टर में पूछ रहा है। इसका मतलब सबसे पहले तो हमें निकालनी पड़ेगी फोकल लेंथ एयर की। एयर में क्या फोकल लेंथ थी, तो एयर में फोकल लेंथ होती है 1/f इक्वल्स टू म्यू, फॉर्मूला आपको पता है लेंस का मीडियम के रेस्पेक्ट में -1, और ये जो लेंस है आपका, ये रेडियस इसकी आएगी 1/r1 माइनस 1/r2, ठीक। तो यहां पर 1/f इक्वल्स टू म्यू लेंस, लेंस का म्यू कितना होता है 1.5, और पहला मीडियम हमने लिया एयर, तो एयर का होगा 1, तो -1। ये 1/r1 माइनस 1/r2 ये कांस्टेंट होता है, इसको हम c मान सकते हैं, c सपोज कर सकते हो, बिकॉज ये c, ये जो r1 और r2 का जो आपको जो टर्म दे रखा है ये कांस्टेंट है, बिकॉज लेंस अगर एयर में है या लेंस को अगर आप किसी लिक्विड में भी इमर्स कर दोगे, डिप कर दोगे, तो रेडियस तो उसकी ना तो बढ़ेगी ना घटेगी। लेंस ग्लास का है, उसकी रेडियस किसी भी लिक्विड में डिप करने पर ना बढ़ती है ना घटती है, दैट्स वाई दिस टर्म इज कांस्टेंट। तो उसको हम क्या मान लेंगे, c, ताकि हमें इसको बार बार नहीं लिखना पड़ेगा, तो इसको मैंने मान लिया कांस्टेंट। अब देखो 1/f इक्वल्स टू, ये क्या आया 3/2, 1/1.5 क्या होता है 3/2 -1 c, तो इसका मतलब ये आ गया c/2, ये 1/2 हो गया c/2, इट इज इक्वेशन फर्स्ट। अब आप इसको ऐसे लिक्विड में डिप कर रहे हो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है, तो यहां पे एयर था इसलिए मैंने 1 लिखा था यहां पर। अब मुझे यहां पर क्या लिखना होगा, हमें लिखना होगा यहां पर 1.25, राइट, -1 इंटू सी, ठीक है। सी तो कांस्टेंट रहेगा क्योंकि डिप करने के बाद भी सी की वैल्यू क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, फिक्स रहेगी। सो हम यहां पर अब लिख सकते हैं सी की वैल्यू, तो सी की वैल्यू क्या है, सी की वैल्यू है 2/f, तो 1/f डैश, इसको हम सॉल्व कर सकते हैं 1.5 माइनस एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम ले लिया 1.25, और यहां पर 1.5 माइनस 1.25 क्या होगा 0.25, ठीक है, इंटू सी। सी की वैल्यू बताओ, पहली इक्वेशन से क्या है, सी की वैल्यू है 2/f, ये आपको दिख रहा है c/2 है, ये सॉल्व किया तो c/2 की वैल्यू क्या है 1/f है, तो c की वैल्यू क्या होगी 2/f, मैंने पुट कर दिया। अब 0.25 से 1.25 कैंसिल करो, 0.25 से 1.25 कैंसिल करोगे आएगा 5, तो फोकल लेंथ अगर आप देखोगे f डैश इक्वल्स टू, इसको इन्वर्स कर लें तो ये आएगा 5/2f, दैट मीन्स 2.5f। तो लिक्विड में इमर्स करते ही फोकल लेंथ इन टर्म्स ऑफ f जो आई है वो आई 2.5f, तो फोकल लेंथ यहां पे इंक्रीज हो गई, और इंक्रीज किस फैक्टर से हुई है 2.5 से,
सो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा सेकंड, इंक्रीज टू अ फैक्टर ऑफ 2.5। क्लियर? तो ये था एम्स 2006 का क्वेश्चन। तो एआईपीएमटी, नीट, एम्स सभी के जो मेडिकल एग्जाम होते हैं उनके क्वेश्चन हम करेंगे। अब आप 7 पे आ जाओ, 2007 में एआईपीएमटी में जो पहला क्वेश्चन था वो था लाइट फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट वेव इन मटेरियल इज 2 × 10⁻14 एंड द वेवलेंथ इज 5000, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल विल बी। ठीक है, अब किसी लाइट की कोई जो लाइट है उस लाइट की किसी मटेरियल में फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ गिवन है, तो क्या आप इससे स्पीड निकाल सकते हो लाइट की? तो लाइट की स्पीड मटेरियल में v इक्वस टू होता है n लैम्डा, v इक्वस टू होता है n लैम्डा। तो v की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। लाइट की स्पीड क्या होगी? n की वैल्यू गिवन है 2 × 10⁻14 और लैम्डा गिवन है 5000 एंगस्ट्रॉम। तो एंगस्ट्रॉम का मतलब आपको पता है 10⁻−10, राइट? तो यहां पर 10⁻−10 हो गया। तो सॉल्व करें, देखो ये 10⁻−10, ये 3 0 ये हो गए। ठीक है, 3 और 14 टोटल कितने हो गए? 17। तो 17 अगर -10 से कट करेंगे तो आपके पास यहां पर टोटल 0 थे 17 में से 10 गए तो 7 बचता है। तो यह आया 2 × 5 × 10⁻7। तो यह आ गया v इक्वल्स टू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो ये लाइट की स्पीड है उस मीडियम में, उस मटेरियल में जिसमें फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ आपको गिवन थी। बट आपसे पूछा क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल। अब म्यू आपसे पूछा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछा है, तो आपको इसके लिए रिलेशन पता होना चाहिए कि किसी भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, किसी भी मटेरियल का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है म्यू, इसका फॉर्मूला होता है C/V। C होती है लाइट की स्पीड एयर में या वैक्यूम में, डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मटेरियल इन दैट मीडियम। तो यहां पर म्यू मिल जाता है। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को डिफाइन करते टाइम हमने पढ़ा था। तो ये आपके पास फॉर्मूला है म्यू का। ठीक है, तो इस फॉर्मूले से हम v भी निकाल सकते हैं किसी भी मीडियम में। अगर आपको v चाहिए तो v इक्वल टू होता है C/μ, राइट? तो यहां पर तो हमें v तो हमने अलग से निकाल लिया n लैम्डा से, तो यहां पुट करके म्यू निकाल सकते हैं। सो म्यू की वैल्यू, c की वैल्यू सबको पता है, लाइट की स्पीड इन एयर 3 × 10⁸, और v कितना है? 10⁸। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ गया 3, 10⁸ कैंसिल हो गया, तो म्यू की वैल्यू आ गई 3। तो करेक्ट ऑप्शन होगा इसका फोर्थ, आंसर होगा 3। करेक्ट ऑप्शन फोर्थ है, बट आंसर क्या है? 3 है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आया हमारे पास 3। क्लियर? तो 2007 में एक और क्वेश्चन, अ स्मॉल कॉइन इज रेस्टिंग ऑन द बॉटम ऑफ बीकर फिल्ड विद द लिक्विड। एक लिक्विड है, लिक्विड भरा हुआ है और ये कॉइन है लास्ट में। सो अ रे ऑफ लाइट फ्रॉम द कॉइन, कॉइन से जो रे निकल रही है, ये वाली रे दिख रही है आपको, ये कॉइन से रे निकल रही है, राइट? सो कॉइन से जो रे निकल रही है ये वाली, ट्रेवल्स अप टू सरफेस ऑफ लिक्विड एंड मूव्स अलोंग इट सरफेस। ये जो रे रहेगी ये सरफेस पे रहेगी, ये रे आपको दिख रही है, ये सरफेस पे रहेगी इस तरह से। ठीक है, सो हाउ फास्ट इन द लाइट ट्रेवलिंग इन द लिक्विड। कुल मिला के आपको इस लिक्विड में लाइट की स्पीड निकालनी है। अब अगेन उसी पर बेस्ड क्वेश्चन है, सेम पैटर्न का। लाइट की स्पीड अगर आपको निकालनी है तो आपको क्या चाहिए? म्यू, मैंने आपको बताया था। तो मगर आपको लाइट की स्पीड चाहिए तो क्या चाहिए? C/μ। तो आपको क्या चाहिए होगा? म्यू। अब म्यू निकालने के लिए यहां पर जो डायग्राम दिख रहा है आपको, इस डायग्राम में आपको दिख रहा है लाइट का क्या हो रहा है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। TIR, लाइट डेंस मीडियम से रेयर में जाना चाहती है और लाइट सरफेस पे रह गई, तो यहां पर ये जो एंगल होगा, यहां पर ये होगा क्रिटिकल एंगल IC। आपको पता है TIR की कंडीशन, अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होता है तो लाइट रिटर्न हो जाती है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाता है, और अगर इंसिडेंट एंगल IC से कम होता तो लाइट बाहर चली जाती है एयर में, बट यहां पर लाइट सरफेस पर है। दैट मीन्स R की वैल्यू आपको पता है, यहां पे R की वैल्यू क्या होगी? 90। तो क्रिटिकल एंगल हो गया IC, R की वैल्यू 90 है। अब यहां पर हम सिंपली स्नेल्स लॉ भी लगा सकते हैं। स्नेल्स लॉ कैसे लगाते हैं? स्नेल्स लॉ आपको पता है, स्नेल्स लॉ होता है μ1 sin I इक्वल्स टू μ2 sin R, राइट? तो यहां पर μ1 मतलब डेंस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, sin I मतलब यहां पर ये एंगल IC है, और μ2 बिकॉज बाहर एयर है तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है,
और R की वैल्यू 90 है बिकॉज लाइट सरफेस पर रहती है। तो साइन ये 90 हो गया, साइन 91 होता है, टोटली 1 है। तो यहां पर म्यू की वैल्यू म्यू इंटू साइन आई सी, म्यू इंटू साइन आई सी इक्वल टू 1 हुआ, राइट। और क्या साइन आई सी की वैल्यू इस डायग्राम से हम निकाल सकते हैं? इस क्वेश्चन में डायग्राम दिया हुआ है, तो ये अगर एंगल आईसी है आपका ये वाला, तो ये भी एंगल क्या होगा? आईसी होगा। वो एंगल आईसी है तो ये भी एंगल क्या होगा? आईसी होगा। तो साइन आईसी ये वाला एंगल भी आपका आईसी होगा, राइट। तो ये वाला एंगल अगर आईसी है तो क्या इस आईसी की वैल्यू हम निकाल सकते हैं? इस वाले आईसी की, ये जो एंगल है आपका, इस एंगल की वैल्यू निकालनी है। तो साइन आईसी क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनिस। तो परपेंडिकुलर आपको दिख रहा है डायग्राम में, परपेंडिकुलर क्या होगा? 3 होगा और हाइपोटेनिस क्या होगा? 5 होगा। तो म्यू इंटू 3/5 इक्वल्स टू 1। तो यहां से म्यू की वैल्यू कैलकुलेट कर लोगे, वो हो जाएगी 5/3, राइट। सो एक बार अगर म्यू निकल गया, एक बार आपका म्यू निकल गया, इसने म्यू नहीं पूछा है, इसने पूछा है हाउ फास्ट इज द लाइट ट्रेवलिंग, मतलब लाइट की स्पीड। और ये वाले म्यू की वैल्यू हम पुट कर देंगे यहां पर, बिकॉज लाइट की स्पीड हमें निकालनी है। तो मीडियम में लाइट की स्पीड होती है वैक्यूम में लाइट की स्पीड अपॉन मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वो है 5/3। तो 5 यहां आ गया, 3 डिवाइड कर दोगे, ठीक है, 3 डिवाइड करेंगे तो 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आंसर आएगा 9/5 इंटू 10⁸। तो 9/5 आ रहा है इंटू 10⁸। तो आप मुझे बताओ इसका आंसर क्या होना चाहिए? 9/5 इंटू 10⁸ गिवन आ रहा है, तो फिर हम निकालेंगे इसको, तो 5 से डिवाइड करोगे तो आंसर आएगा 1.8 इंटू 10⁸। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन होगा इसका, आंसर निकालिए 9/5 क्या होगा? 1.8 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। क्लियर? सो ये आंसर होगा सेकेंड इसका। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एआईपीएमटी प्री 2010 में 10 में क्या क्वेश्चन आया था? देखो, 2 थिन लेंसेज ऑफ फोकल लेंथ f1 एंड f2 आर इन कॉन्टेक्ट एंड कोएक्सियल। ये जो 2 लेंसेज हैं ये कॉन्टेक्ट में हैं और कोएक्सियल हैं। तो 2 थिन लेंसेज हैं, ये पहला थिन लेंस, ये दूसरा थिन लेंस, ठीक है। द पावर ऑफ द कॉम्बिनेशन इज, तो पावर ऑफ द कॉम्बिनेशन आपसे पूछा है, तो पावर पूछी है तो पावर निकाल सकते हैं। पावर आपको पता है क्या होती है? पावर इक्वल टू होता है 1/f, और 1/f इक्वलेंट का फॉर्मूला आपको पता है, वो होता है 1/f1 प्लस 1/f2, राइट। तो हमें 1/f ही पूछा है, मतलब पावर ही पूछी है, तो यहां से एलसीएम क्या होगा? यहां से एलसीएम होगा f1 f2, और यहां पर एलसीएम लेने के बाद यहां पे लिख सकते हैं f1 प्लस f2, राइट। ये पावर आ गई कॉम्बिनेशन की, तो उसका बताओ करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? करेक्ट ऑप्शन होगा सेकंड। तो करेक्ट आंसर इसका सेकंड है, ठीक है। तो ये था 10 का क्वेश्चन। चलें आगे नेक्स्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन एआईपीएमटी वापस 10 में, अ लेंस हैविंग फोकल लेंथ f एंड एपर्चर ऑफ द डायमीटर d फ्रॉम एन इमेज ऑफ इंटेंसिटी i, एपर्चर ऑफ डायमीटर इज d/2 इन द सेंट्रल रीजन, इज कवर्ड बाय ब्लैक पेपर, फोकल लेंथ ऑफ लेंस एंड इंटेंसिटी ऑफ इमेज नाउ विल बी रेस्पेक्टिवली। अब आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा आपने, आपको समझ में आया कि एक जो लेंस होता है, ये लेंस है, राइट। ये लेंस क्या करता है? इस पर गिरने वाली रेस को फोकस करता है, इस पर गिरने वाली जो रेज होंगी उनको फोकस करेगा। तो ये रेज आ रही है, इनको फोकस करेगा, राइट। तो ये रेज आ रही है, इनको फोकस कर लेता है, यहां पर, यहां फोकस कर लेगा, तो इमेज यहां बनती है आई, ठीक है। इमेज बन गई आई, फोकस पे बनती है। अब इस इमेज की इंटेंसिटी की बात अगर मैं करूं, इंटेंसिटी, तो इंटेंसिटी जो होती है इमेज की, ये इसका जो एपर्चर होता है, एपर्चर कह लो, एपर्चर ऑफ, ये जो एपर्चर ऑफ डायमीटर कह लो, इसके स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एपर्चर डायमीटर के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो आप मुझे बताओ इसमें क्या बोला है? अ लेंस हैविंग फोकल लेंथ f, एपर्चर ऑफ डायमीटर d, इसकी फोकल लेंथ क्या है? f है, और इसका डायमीटर क्या है एपर्चर का? वो है डायमीटर इसका d है। ये एपर्चर डायमीटर जो होगा ये दे रखा है d, ठीक है। फिर बोला है इसने I है ना, और इंटेंसिटी क्या है? इसकी I है। जो इमेज यहाँ पे फॉर्म हो रही है इसकी इमेज है, इसकी इंटेंसिटी क्या है? I है। एपर्चर और डायमीटर सेंट्रल रीजन, लेंस इज कवर्ड बाय ब्लैक पेपर। अब इस जो लेंस है, ये जो आपने लेंस बनाया, इसका टोटल डायमीटर जो है वो d है। अब एपर्चर ऑफ डायमीटर d/2, मतलब d/2 का जो डायमीटर है ये वाला,
ये d/2, ये इसका टोटल डायमीटर क्या है d, और अंदर वाली लेंस जो छोटा सा मैंने काटा है इसका डायमीटर क्या होगा d/2। तो d/2 डायमीटर का जो लेंस है इसका, उसको हमने ब्लैक पेपर से कवर कर लिया इस तरह से। तो आपने इसके अंदर इसके बीच में सेंटर पर d/2 का एक ब्लैक पेपर डाल दिया ऐसे, राइट। अब मुझे बताओ लाइट जो आएगी वो लाइट ये वाली तो नहीं आएगी, अब ये तो आएगी और वापस लौट जाएगी, या क्रॉस नहीं करेगी, रिफ्रैक्ट नहीं करेगी, ठीक है। तो कौन सी लाइट जाएगी, ये वाली और ये वाली। तो ये लाइट क्या होगी, फोकस करेगी। तो क्या आपको लगता है फोकल लेंथ बदली? यहां पर जो लेंस में लाइट पहले भी जा रही थी फोकस हो रही थी, अब भी जा रही है फोकस हो रही है। देखो ये नीचे आई, ये फोकस हो रही थी, ये नीचे वाली लाइट ये फोकस हो रही है। तो इमेज यहां बनेगी आई डैश। इस नई इमेज में क्या वेरिएशन आएगा, क्या चेंजेस आएगा, ये आपसे पूछा है। सो फोकल लेंथ में पूछा है और नई इमेज कहां बनेगी, मतलब फोकल लेंथ में पूछा है, और नई इमेज की इंटेंसिटी के बारे में भी आपसे पूछा है। सो अगर हम बात करें फोकल लेंथ की, तो फोकल लेंथ तो वही रहेगी, पहले फोकल लेंथ f थी, तो अब भी फोकल लेंथ क्या होगी, f ही रहेगी। तो सेम फोकल लेंथ का आंसर क्या होगा, या तो सेकंड होगा या फोर्थ होगा। पहली बात ये क्लियर है। अब हमें निकालनी है इंटेंसिटी, बिकॉज इंटेंसिटी क्या होती है, एपर्चर डायमीटर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है स्क्वायर के। तो इंटेंसिटी इमेज 1, इंटेंसिटी इमेज 2, सेकेंड टाइम में इमेज बनेगी, इट इज इक्वल्स टू d1 स्क्वायर अपॉन d2 स्क्वायर, राइट। तो पहले डायमीटर अगर d है और बाद में डायमीटर d/2 कवर कर लिया, बचेगा कितना d/2। तो यहाँ आएगा d स्क्वायर बाई 4। d/2 का स्क्वायर क्या होगा, d स्क्वायर बाई 4। तो d स्क्वायर से d स्क्वायर कैंसिल हुआ, यहाँ पे आ गया 4 ऊपर, कैंसिल करने के बाद, राइट। सो अगर हम देखें तो I1 अपॉन I2 की वैल्यू क्या आ गई, I1 अपॉन I2 की वैल्यू आ गई 4, ठीक है। तो I2 में यहां लिख दूं, 4 को डिवाइड कर दूं, तो I2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, I2 की वैल्यू होगी I1 बाय 4। सो इंटेंसिटी जो होगी सेकेंड इमेज की आफ्टर कवरिंग हाफ पार्ट ऑफ लेंस विद ब्लैक पेपर, इंटेंसिटी हो जाएगी I/4 और फोकल लेंथ रहेगी सेम। तो करेक्ट ऑप्शन होगा इसका सेकेंड। Now next question, a ray of light traveling in a transparent medium of refractive index mu falls on a surface separating the medium from air at an angle of incidence 45 degree. For which of the following value of mu the ray can undergo the total internal reflection? So mu की वैल्यू क्या होनी चाहिए, जिसके लिए क्या होगा, इस सरफेस पर TIR होगा, राइट। तो हम कह रहे हैं मीडियम है, यहाँ पर ये मीडियम है और ये एयर है, राइट। सो मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है और लाइट जो है स्ट्राइक कर रही है 45 डिग्री एंगल पर। ये जो एंगल है आपका 45 डिग्री एंगल है। सो ये लाइट बाहर नहीं जानी चाहिए, ये लाइट TIR होनी चाहिए, या तो वापस आ जाए या सरफेस पर रहे या वापस आ जाए। तो दैट मीन्स I जो है एंगल ऑफ इंसिडेंस, आपको पता है TIR के लिए कि I की वैल्यू क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है। तो लाइट जो है TIR सफर करेगी, लाइट TIR होगा, लाइट बाहर नहीं जाएगी। सो मैं लिख सकता हूं यहां पे साइन I इज ग्रेटर देन साइन IC, राइट। सो साइन I तो आपको गिवन है, एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है 45 डिग्री। तो यहां पे पुट कर लेता हूं साइन 45 डिग्री आ गया, और साइन IC की वैल्यू आपको पता है वो क्या होती है 1 अपॉन म्यू, राइट। सो म्यू की वैल्यू अगर हम देखें तो म्यू इधर ले आते हैं, म्यू ये ग्रेटर देन होगा 1 अपॉन साइन 45, और साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2। सो 1/√2 होती है, तो हम लिखेंगे इसको, तो म्यू इज ग्रेटर देन 1/√2। तो यहाँ पे लिखूंगा अगर मैं साइन 45 1/√2, तो ये √2 ऊपर आ जाएगा, ठीक है। सो हम लिख सकते हैं यहाँ पर 1 अपॉन 1/√2, सो √2 ऊपर आ गया। तो म्यू की वैल्यू क्या हुई, ग्रेटर देन √2। अगर TIR अगर आपको देखना है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होना चाहिए, √2 से ज्यादा। सो √2 की वैल्यू होती है 1.414, आपको पता है √2 की वैल्यू 1.414। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू 1.414 से ज्यादा होनी चाहिए। जो आपको दिख रहा है ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा इसका, वो है फोर्थ ऑप्शन। AIPMT मेंस 2010 का द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम M1 एंड M2 इज 1.5। दो मीडियम हैं और दोनों में स्पीड का रेशियो या स्पीड्स गिवन है, तो रेशियो हम निकाल सकते हैं। A ray of light enters from medium M1 to M2 at an angle incidence I. If it ray suffers TIR, the value of I, again TIR की कंडीशन हो रही है, देखो यहाँ पर
अगर लाइट की रे M1 से M2 जा रही है और TIR होना चाहिए, तो वही TIR होना चाहिए, तो आपको पता है एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होना चाहिए, क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखो, सबसे पहले तो क्रिटिकल एंगल की बात करें तो लाइट फर्स्ट मीडियम से सेकेंड मीडियम में जा रही है, तो यह आया μ1 sin I इक्वल्स टू μ2 sin R, राइट। μ1 sin I इक्वल्स टू μ2 sin R, हम ये स्नेल्स लॉ का यूज करते हैं, स्नेल्स लॉ हमने लगा दिया। ठीक है, अब यहां से अगर हम बात करें क्रिटिकल एंगल की, तो μ1 हो गया फर्स्ट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1, और साइन अगर मैं क्रिटिकल एंगल लेता हूं IC है, तो साइन R क्या होगा, साइन 90 जो होता है 1। आपको पता है अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस IC होगा तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होना चाहिए, 90। क्रिटिकल एंगल पे तो रे सरफेस पर रहती है, तो R की वैल्यू 90। अगर IC है, I की वैल्यू IC रखोगे तो R की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 90। तो मुझे बताओ साइन IC की वैल्यू आपको क्या मिली, साइन IC की वैल्यू मिलती है यहां पर μ2 अपॉन μ1। ठीक है, तो अगर ये साइन IC की वैल्यू μ2 अपॉन μ1 मिली है और म्यू और लाइट की स्पीड का इनवर्स रिलेशन होता है, तो उसको हम लिख सकते हैं μ1 यहां लिखेंगे v1 अपॉन v2। क्लियर है, बिकॉज v इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू म्यू, अभी हमने यूज किया था, तो v इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू म्यू है, तो μ2 अपॉन μ1 क्या आएगा, v1 अपॉन v2। क्लियर, सो साइन IC, हमें साइन IC निकालना है, तो साइन IC हम निकाल सकते हैं इजीली। कैसे, देखो साइन IC इक्वल्स टू v1 अपॉन v2 गिवन है। फर्स्ट मीडियम में लाइट की स्पीड कितनी है, 1.5 इंटू 10 टू पावर 8। सेकेंड मीडियम में लाइट की स्पीड कितनी है, 2 इंटू 10 टू पावर 8, राइट। तो ये 10 टू पावर 8 10 टू पावर 8 कैंसिल कर लेते हैं, तो साइन IC की वैल्यू मिल जाएगी, साइन IC की वैल्यू मिलेगी आपको 3/2 और 2 तो क्या होगा 3/4। ठीक है, तो साइन IC की वैल्यू हो गई 3/4, तो IC की वैल्यू क्या हो गई, IC की वैल्यू हो जाएगी साइन इनवर्स 3/4। हमने क्रिटिकल एंगल निकाल लिया और आपको बोला है इफ द रे सफर्स TIR, टोटल इंटर रिफ्लेक्शन, द वैल्यू ऑफ I, तो वैल्यू ऑफ I आपको पता है फॉर TIR I शुड बी ग्रेटर देन IC, तो IC की वैल्यू ये है, तो I की वैल्यू क्या होनी चाहिए, इससे बड़ी। तो फिर आप आंसर चेक करो क्या होगा, इक्वल टू और ग्रेटर देन साइन इनवर्स 3/4। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा इसका, सेकंड। इक्वल टू भी होगी तो भी रे कहां रहेगी, सरफेस पर, और ग्रेटर होगा तो रे रिटर्न हो जाएगी, रे का TIR हो जाएगा। क्लियर, सो ये था क्वेश्चन AFMT मेंस 2010 का। चलें आगे, नेक्स्ट अगला देखो। अ रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंस ऑन अ 60 डिग्री प्रिज्म एट द मिनिमम डेविएशन पोजीशन, द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एट द फर्स्ट फेज इंसिडेंट फेज ऑफ द प्रिज्म, राइट। यहां पर रे ऑफ लाइट जो स्ट्राइक कर रही है वो किसी प्रिज्म पे स्ट्राइक कर रही है जिसका एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है, 60 डिग्री है, और मिनिमम डेविएशन की बात हो रही है, तो मिनिमम डेविएशन की कंडीशन हमें लगानी पड़ेगी। आपको पता है मिनिमम डेविएशन कंडीशन क्या है, I1 इक्वल्स टू I2, R1 इक्वल्स टू R2, राइट। सो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एट द फर्स्ट फेज, सबसे पहली बात प्रिज्म में आपको पता है, ये हमने रिलेशन पढ़ा, A इक्वल्स टू क्या होता है, R1 प्लस R2 होता है। A की वैल्यू क्या होती है, R1 प्लस R2 होती है, राइट। तो अगर A R1 प्लस R2 होता है और मिनिमम डेविएशन के लिए, फॉर मिनिमम डेविएशन के लिए आपको पता है R1 इक्वल्स टू R2 होता है। सो R1 इक्वल्स टू R2 इक्वल्स टू R ले लेता हूं मैं, तो यहां पर A की वैल्यू तो है 60 डिग्री और R1 R2 दोनों इक्वल है, तो R प्लस R क्या होगा 2R, तो R की वैल्यू तो क्या मिल गई 30 डिग्री मिल गई आपको। यही R1 है, फर्स्ट सरफेस के लिए एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन R1 हो, यहां R का वो 30 डिग्री होगा। क्लियर, तो हमें पूछा है एंगल ऑफ इंसिडेंस फर्स्ट सरफेस और रे ऑफ लाइट इंसिडेंट दे दिया आपको, रिफ्लेक्शन फर्स्ट सरफेस, तो इंसिडेंट दे दिया आपको प्रिज्म मिनिमम डेविएशन, द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन फर्स्ट सरफेस। आई के लिए वैल्यू पूछी है आपसे। क्लियर, तो आई की वैल्यू जो हम निकालेंगे यहां से वो कैसे निकालेंगे, मिनिमम डेविएशन के लिए क्या पूछा है, द एंगल ऑफ, अच्छा रिफ्रैक्शन ही पूछा है इससे, तो एंगल ऑफ I1 नहीं पूछा है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन पूछा है, मतलब इसने R1 पूछा था। तो R1 हो चाहे R2 हो वो तो सेम रहेगा, वो तो R रहेगा, और उसकी वैल्यू कितनी है 30 डिग्री। तो हम कह सकते हैं R1 इक्वल्स टू सीधा A/2। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में तो R1 पूछा था तो आंसर सीधा आ गया A/2 मतलब 30 डिग्री। अगर I1 भी पूछा होता तो हम भी निकाल सकते थे I1,
हम क्या कर सकते हैं, प्रिज्म की फर्स्ट सरफेस पर हम क्या लगा लें, प्रिज्म की फर्स्ट सरफेस पे हम स्नेल्स लॉ लगाएंगे। ये आपको क्या मिलता है यहाँ पर, ये मिलता है यहाँ पर R1, यहाँ R क्या लें, वो 30 डिग्री है। आई भी पूछ सकते हैं, फर्स्ट सरफेस का एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो हम स्नेल्स लॉ का यूज करेंगे, μ1 sin i इक्वल्स टू μ2 sin r। इससे हम क्या निकाल सकते हैं, हम आई भी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन है एपीएमटी प्री 2011 का, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ड्यू टू टीआईआर। टीआईआर के बहुत सारे क्वेश्चन हो गए, देखो ये भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पर बेस्ड थ्योरेटिकल क्वेश्चन हुआ। कौन सा फिनोमेना इसमें टीआईआर पर बेस्ड नहीं है, ठीक है। तो हमने पढ़े हैं एप्लीकेशन ऑफ टीआईआर, वर्किंग ऑफ ऑप्टिकल फाइबर, इट्स एप्लीकेशन ऑफ टीआईआर, डिफरेंस बिटवीन एपेरेंट एंड रियल डेप्थ ऑफ द पोन, ये आपको पता है रिफ्रैक्शन में एपेरेंट डेप्थ पढ़ा था, यहां पर रिफ्रैक्शन पढ़ रहे थे हम, उसके अंदर पढ़ा था एपेरेंट डेप्थ। तो ये सेकंड जो है ये टीआईआर पर बेस्ड नहीं है। मिरेज तो आपको पता ही है, मिरेज जो फॉर्म होता है ये भी आपका टीआईआर बेस्ड कॉन्सेप्ट है, और ब्रिलियंस और स्पार्कलिंग ऑफ डायमंड ये भी टीआईआर की वजह से होता है। तो इसका नॉट ड्यू टू टीआईआर वो है सेकंड ऑप्शन, बस ये यही फिनोमेना है जो टीआईआर की वजह से नहीं होता है। सो इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट अब देखो इसी में आगे इसी साल में आगे क्वेश्चन क्या आया था, अ बाइकॉन्वेक्स लेंस हैज रेडियस ऑफ कर्वेचर मैग्नीट्यूड 20 सेंटीमीटर। ये बाइकॉन्वेक्स लेंस है, फोकल लेंथ जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है इसका 20 सेंटीमीटर है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन डिस्क्राइब बेस्ट द इमेज फॉर्म्ड ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 2 सेंटीमीटर एंड प्लेस्ड 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना है, इसका ये बाइकॉन्वेक्स लेंस है, इसकी फोकल लेंथ हमें निकालनी पड़ेगी। हमें रेडियस ऑफ कर्वेचर दे रखा है, हमें इसकी फोकल लेंथ निकालनी पड़ेगी। और फोकल लेंथ ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस दे रखी है, देखो ऑब्जेक्ट कहां पे प्लेस्ड है, ऑब्जेक्ट प्लेस्ड है 30 सेंटीमीटर पे। ये 30 सेंटीमीटर क्या दे रखा है, ये u की वैल्यू दे रखी है आपको 30 सेंटीमीटर, ये u की वैल्यू है 30 सेंटीमीटर, और हाइट भी दे रखी है देखो 2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो u हो गया आपका 30 सेंटीमीटर, इसको हम काम मिलेंगे तो u से हम क्या निकाल सकते हैं, हम निकाल सकते हैं v, 30 है u, फोकल लेंथ अगर हम निकाल लें तो हम v निकाल सकते हैं। v मतलब इमेज की फॉर्मेशन आपको पता लग जाएगी, इमेज कहां बनेगी, कैसी बनेगी, वो हम v से पता करेंगे। सबसे पहले हम निकालते हैं फोकल लेंथ। तो 1/f इक्वल्स टू, फॉर्मूला आपको पता है म्यू माइनस 1/r1 माइनस 1/r2, तो यहाँ पे 2/r ले लिया हमने। ये बाय कॉन्वेक्स लेंस इसमें गिवन है, ये इक्वी कॉन्वेक्स लेंस के लिए ही बोला गया है। एक रेडियस दी है, इसका मतलब ये इक्वी कॉन्वेक्स लेंस होगा। रेडियस एक ही दी ना, अगर अलग अलग रेडियस दी होती तो हम 1/r1 माइनस 1/r2 यूज करते हैं, और एक ही रेडियस दी है, इसका मतलब दोनों रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम है, तो सेम रेडियस ऑफ कर्वेचर वाला ये फॉर्मूला होता है। तो क्या हम फोकल लेंथ निकाल सकते हैं यहाँ से, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 माइनस 1, तो ये हो गया 1/0.5 होगा, म्यू की वैल्यू 1.5 माइनस 1 और 2, रेडियस दे रखी है 20 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 1/f इक्वल्स टू, ये हो गया 1/2 हाफ, और ये 2 से 20 कैंसिल होता है तो ये होगा 1/10। सो फोकल लेंथ आ गई 20 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ कितनी है 20 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो आपने फोकल लेंथ निकाल दी, तो आप लेंस फॉर्मूला यूज करोगे 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। फोकल लेंथ कितनी है 20 है, कौन सा लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है, तो 20 प्लस का आएगा। फोकल लेंथ हम पुट कर रहे हैं 1/+20। v की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, u की वैल्यू आपको पता है नेगेटिव होती है, वो है -30, तो माइनस माइनस ये प्लस हो गया, तो हम लिख सकते हैं 1/20, ये तो आपका प्लस हो गया माइनस माइनस, जब इसको इधर लेके आओगे तो माइनस का हो जाएगा, तो 1/30 सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, इट इज इक्वल टू 1/v। यहां से एलसीएम लेके हम v निकाल सकते हैं, यहाँ पे एलसीएम आएगा इसमें 60, इसको सॉल्व करें आगे, तो यहाँ पे एलसीएम आएगा इसका 60 एलसीएम आ गया, तो यहाँ पर आएगा 30 इंटू 2, यहाँ पे सॉरी 3, और यहाँ पे आएगा 2 इक्वल्स टू, ये आ जाएगा 1/60 इक्वल्स टू 1/v। तो v की वैल्यू आपको मिलती है +60, इसका मतलब +60 का मतलब आपको पता है लेंस के अदर साइड इमेज बन रही है, वो क्या होती है, रियल। तो ये दोनों ऑप्शन तो गलत हो गए, v अगर माइनस आता तो इमेज बनती है वर्चुअल, तो करेक्ट जो इमेज होगी वो रियल इमेज होगी, क्योंकि v आपका प्लस का आ रहा है। अब इन्वर्टेड, क्योंकि आपको पता है लेंस तो इन्वर्टेड इमेज ही बनाएगा, तो इन्वर्टेड ही बना रहा है, बट हमें हाइट निकालनी है। तो हाइट के लिए हम क्या करें, हाइट आपको पता है कि मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला आपको पता है,
H2 अपॉन H1 इक्वल्स टू होता है V अपॉन U, राइट। सो H2 की वैल्यू निकालनी है हमें और H1 की वैल्यू दे रखी है 2 सेंटीमीटर और V की वैल्यू है आपकी 60 और U की वैल्यू है 30, ठीक है। तो यहां से कैंसिल करें तो H2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, U की वैल्यू आपको पता है -30 होती है, तो -30 मतलब ये माइनस कैंसिल होगा, नेगेटिव आ रहा है तो माइनस का 4 आएगा। H2 माइनस का 4 आएगा, इसका मतलब ऑब्जेक्ट तो है स्ट्रेट, इमेज है, इमेज की हाइट माइनस में आ रही है, इसका मतलब वो बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस है, तो वो है इन्वर्टेड, तो हाइट आएगी 4। तो करेक्ट ऑप्शन आपको दिख रहा है, रियल इन्वर्टेड हाइट क्या होगी 4, ठीक है। ये भी गलत हुआ। इस तरह से क्वेश्चन आपका लेंस का क्वेश्चन हम कर सकते हैं। चलें आगे, नेक्स्ट देखो अगला क्वेश्चन चलते हैं। AIPMT मेंस 2011 का, अ थिन प्रिज्म ऑफ एंगल 15 डिग्री मेड ऑफ ग्लास ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 is combined with another prism of glass refractive index 1.75, ठीक है। The combination of prism produces dispersion without deviation। अब ध्यान रखें, dispersion without deviation है, इसका मतलब इसमें deviation क्या होगा, 0 होगा, deviation 0 होगा और प्रिज्म आपका थिन प्रिज्म का बना हुआ है। तो आपसे पूछा है एंगल ऑफ सेकेंड प्रिज्म, तो आपको थिन प्रिज्म के लिए डेविएशन की वैल्यू आपको पता है, डेविएशन Δ1 ये लिखते हैं μ-1 इंटू ए, तो 1 अगर मैं लिख रहा हूं तो μ1 A1 आएगा। सेकेंड डेविएशन जो सेकेंड प्रिज्म है इसका डेविएशन होगा Δ2, ये आएगा μ2-1 इंटू A2। बिकॉज यहां पर बात कर रहे हैं, बोल रहा है विदाउट डेविएशन, इसका मतलब टोटल डेविएशन 0 होगा। अब टोटल डेविएशन 0 होगा, इसका मतलब ये जो दो डेविएशंस हैं इनका सम 0 होगा, इनका सम 0 होगा, इसका मतलब एक आपका पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। इन दोनों डेविएशंस का अमाउंट इक्वल होना चाहिए, इन दोनों डेविएशंस की वैल्यू इक्वल होनी चाहिए, बिकॉज अगर ये दोनों इक्वल होंगे तो नेट डेविएशन क्या आता है, नेट डेविएशन 0 आता है। सो आपको पता है ये कौन सा कंडीशन है, ये कह रहा है विदाउट डेविएशन। तो विदाउट डेविएशन में जो डेविएशन आता है नेट वो 0 आता है और ये दोनों डेविएशन जो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं ये इनका अमाउंट इक्वल होना चाहिए। इक्वल अमाउंट होंगे, अपोजिट होंगे तो एक दूसरे को कैंसिल करके 0 ले आएंगे। सो हम ये दोनों डेविएशंस को इक्वेट कर सकते हैं। यहाँ आएगा μ1-1 A1 और यहाँ पर आएगा μ2-1 A2। हमें क्या फाइंड करना है, हमें सेकेंड प्रिज्म का एंगल फाइंड करना है। तो μ1 की वैल्यू तो है 3/2 -1, A1 की वैल्यू गिवन है कितना है 15 डिग्री है, ठीक है। μ2 की वैल्यू है 1.75 -1, ठीक है, और ये A2 हमें फाइंड करना है। तो मैं यहां भी अगर 1.5 लिख लेता हूं तो पॉइंट्स में वैल्यू आ जाएगी, तो 1.5 लिखकर निकाल लेते हैं। 1.5 -1, सो 1.5 -1 तो होगा 0.5 इंटू 15 डिग्री इक्वल्स टू, और ये होगा 0.75 इंटू A2। हमें A2 फाइंड करना है, तो 0.5 और 0.75 15 डिग्री से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम यहां से A2 इजीली निकाल सकते हैं। तो A2 की वैल्यू आ जाएगी आपकी 10 डिग्री। A2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0.5 से कैंसिल कर दो तो 0.25 से कैंसिल कर दो तो यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा, ठीक है। तो 2 इंटू 15 हो गया 30 डिग्री और डिवाइड बाय 3 कर देंगे तो A2 की वैल्यू आ जाएगी 10 डिग्री। तो करेक्ट ऑप्शन होगा इसका थर्ड, 10 डिग्री। क्लियर। सो ये था AIPMT मेंस 2011 का क्वेश्चन। चलें आगे नेक्स्ट। AIPMT pre 2012, the magnifying power of telescope is 9 when it is adjusted for parallel rays. The distance between object and eyepiece is 20 centimeter. The focal length of the lenses are। पहली बात आपको पता है टेलीस्कोप में दो केसेस बनते हैं, फाइनल इमेज या तो इनफाइनाइट बनती है या फाइनल इमेज बनती है नियर पॉइंट पे। जहां बात हो रही है पैरेलल रेज की कि एडजस्ट कर रहा है पैरेलल रेज को, इसका मतलब नॉर्मल एडजस्टमेंट है, आई रिलैक्स्ड है, तो आपका एक केस 1 होगा जिसमें फाइनल इमेज कहां बनेगी, इनफाइनाइट पर। तो टेलीस्कोप की मैग्नीफाइंग पावर आपको दे रखी है वो है 9, और ये आपको पता है फर्स्ट केस में इनफाइनाइट पर इमेज बनने के केस में ये 9 FO/FE का रेशियो होता है, ठीक है। इसके बाद डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्टिव एंड आईपीस भी दे रखी है आपको, तो FO + FE की वैल्यू वो है 20 सेंटीमीटर। तो ये आपकी सेकेंड इक्वेशन है, ठीक है। यहां से हमें लेंसेस की फोकल लेंथ निकालनी है। तो फर्स्ट इक्वेशन से आप बताओ FO की वैल्यू कितनी है, 9 FE।
FO की वैल्यू 9FE है, फर्स्ट इक्वेशन से FE हम 9 से मल्टीप्लाई कर दें तो FO की वैल्यू हो गई 9FE प्लस हो गया FE इक्वल्स टू 20, तो ये हो गया 9 प्लस 10FE इक्वल्स टू 20, तो FE की वैल्यू क्या आ गई 2, FE की वैल्यू आ गई 2 सेंटीमीटर, राइट। और FE की वैल्यू अगर 2 सेंटीमीटर है तो FO की वैल्यू आपने लिखी है अभी, FO की वैल्यू ये पुट की थी यहां पर, FO की वैल्यू क्या थी 9FE, सो ये हो गई 18 सेंटीमीटर। तो FO और FE दोनों की वैल्यू मिल गई 18 और 2, तो करेक्ट ऑप्शन होगा इसका फर्स्ट। 18 सेंटीमीटर FO है और FE होगा 2 सेंटीमीटर। आपको पता है ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकल लेंथ ज्यादा होती है, ऑब्जेक्टिव लेंस बड़ा होता है किसमें, टेलीस्कोप में। सो नेक्स्ट देखो, a ray of light is incident at an angle of incidence I on one face of prism of angle A assumed to be small and emerge normally from the opposite face। अब आपको ध्यान देना है इसमें डायग्राम से, आपको बना ये समझना पड़ेगा डायग्राम से कि ये क्या है इस प्रिज्म में और क्या ये बोल रहा है, ठीक है। तो प्रिज्म में जो रे आ रही है बाहर वो नॉर्मली आ रही है ऐसे, ठीक है। तो इसका मतलब जो लाइट की रे होगी वो यहाँ पे स्ट्राइक करेगी और नॉर्मली बाहर निकलेगी, ऐसे हम मान सकते हैं कि जो लाइट की रे होगी वो इस पे स्ट्राइक करेगी, ठीक है। तो नॉर्मली बाहर निकल रही लाइट, हम यहीं पे देख लेते हैं। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स प्रिज्म का म्यू है, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज नियरली इक्वल टू, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कौन सा होगा, यहाँ पर जो लाइट यहाँ पर स्ट्राइक हो रही है तो नॉर्मल तो ये रहा, एक नॉर्मल आपका इस फर्स्ट सरफेस के लिए ये रहा, ठीक है। तो लाइट कहां से स्ट्राइक करेगी, लाइट स्ट्राइक करेगी फर्स्ट सरफेस पर, वो कुछ इस तरह से स्ट्राइक करेगी यहाँ पर, ठीक है। लाइट यहाँ पे स्ट्राइक करती है, ये यहाँ पे स्ट्राइक करती है, फिर लाइट यहाँ से निकलेगी सेकेंड ये, और लाइट बाहर निकल जाएगी। और बाहर कैसे निकलेगी, वो निकलेगी नॉर्मल टू सरफेस, ठीक है, नॉर्मल के अलोंग निकलेगी। तो आप बताओ यहाँ पर R2 की वैल्यू, R2 क्या कहेंगे, I2 की वैल्यू क्या है, I2 की वैल्यू और R2 की वैल्यू दोनों की वैल्यू यहां पर 0 होगी। I2 की वैल्यू 0 है, नॉर्मल के अलोंग की अगर रे जा रही है तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन फॉर द सेकंड सरफेस क्या होगा, 0 होगा। भाई नॉर्मल से कोई एंगल तो बना नहीं रही, अलोंग द नॉर्मल जा रही है, तो I2 क्या होगा 0, और अगर I2 0 हुआ तो R2 भी क्या होगा 0 होगा, ठीक है। अब आपको पता है एंगल ऑफ प्रिज्म A होता है, उसके लिए रिलेशन आपको पता है वो क्या होता है, A इक्वल्स टू R1 प्लस R2। अब R2 तो आपका 0 हो गया, तो A इक्वल्स टू R1 आ जाएगा, इसका मतलब R1 ही क्या है, A है, राइट। बट इसने R1 की वैल्यू नहीं पूछी, इसने पूछा एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस निकालने के लिए हम क्या लगाएंगे, स्नेल्स लॉ। तो स्नेल्स लॉ लगाएं, स्नेल्स लॉ कैसे लगाते हैं आपको पता है, μ1 sin I इक्वल्स टू μ2 sin R, μ2 sin R, ये स्नेल्स लॉ ऐसे अप्लाई करते हैं। तो μ1 तो है एयर, यहां पे तो एयर है, तो μ1 तो हो गया 1, sin I हमें पूछा है तो sin I हमें निकालना पड़ेगा, sin I जिसको हम I1 भी कहते हैं, I1, ठीक है। तो I1 पूछा है इसने, तो I1 निकालेंगे, I1 R1 कहते हैं। तो ये आ गया म्यू प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और sin R1 की वैल्यू कितनी है, sin R1 की वैल्यू है sin A, राइट। तो यहां पर एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू निकल के आती है, वो है म्यू साइन है। बट आपको बोला है इसमें कि एंगल एज्यूम टू बी स्मॉल, तो हम अगर एंगल स्मॉल होता है तो साइन थीटा को थीटा लिख सकते हैं। तो मैं यहां लिखूंगा I1 इक्वल्स टू, यहां पे लिखूंगा I1 इक्वल्स टू म्यू A, दोनों का साइन हमने हटा दिया, क्यों, क्योंकि एंगल स्मॉल है तो साइन नहीं लिखेंगे, साइन थीटा इक्वल्स टू थीटा होता है। तो ये आगे I1 इक्वल्स टू म्यू है। तो आप बताएं करेक्ट ऑप्शन क्या होगा इसका, I1 इक्वल्स टू होगा म्यू है, थर्ड ऑप्शन करेक्ट है इसका।